हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे और हमारी जो डेली की वीडियोज आती हैं वो ज़रूर देखते होंगे। व्यूअर्स, हम जो वीडियो बनाते हैं आप सभी को पता है उसमें कोई डायलॉग बाजी नहीं होती, कोई बकवास नहीं होती। हमारा जो सिर्फ मोटो होता है वो होता है कि बच्चों को क्वेश्चन की तैयारी कैसे करवाई जाए और उनका पेपर जो है क्लियर आराम से हो जाए। तो आज हम लेकर आए हैं BF स्किनर से जो थ्योरी बेस्ड MCQ क्वेश्चन है पूरी वीडियो। और जो हमारे क्वेश्चन सी टेट, यूपी टेट या किसी भी सभी जो टेट आते हैं, चाहे एस टेट है, इस तरीके के जो सवाल है कि BF स्किनर से पूछे जाते हैं। तो BF स्किनर के बारे में आप सभी जानते होंगे, पहले वाली जो वीडियोज हैं उनके बारे में हमें कुछ क्वेश्चन BF स्किनर के बारे में डाले गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं BF स्किनर के बारे में। तो पहला क्वेश्चन आता है, अधिगम के निम्न सिद्धांतों में से किसके प्रतिक्रिया होने पर पुनर्बलन देने का सुझाव दिया गया? संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, सूच का सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत या क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। तो राइट आंसर आप सभी जानते होंगे, राइट आंसर हमारा डी रहेगा, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। अधिगम के जो सिद्धांत हैं उनमें पुनर्बल देने का जो सुझाव दिया गया है वो कौन से सिद्धांत के अंदर आता है? क्रिया प्रसूत सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और किसने ये सिद्धांत दिया तो आप सभी को पता होगा, किसने दिया होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत का शिक्षकों के लिए निम्न में से निहितार्थ है? विद्यार्थियों को पर्याप्त अभ्यास करवाना चाहिए, प्रवृत्ति को रोचक बनाएं, उचित व्यवहार का पुनर्बलन किया जाए, विद्यार्थी को बार बार समझाने का प्रयत्न करने हैं। तो राइट आंसर आप सभी को पता होगा कि क्रिया प्रसूत अनुबंध जो सिद्धांत है वो शिक्षकों के लिए किस ऊपर, कैसे उन पर निहितार्थ होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, विद्यार्थियों को उचित व्यवहार का पुनर्बलन किया जाए, यानी जैसा हम कार्य बच्चे को सिखा रहे हैं वैसा ही उसको क्या करना चाहिए, पुनर्बलन देना चाहिए, ताकि बच्चे का जो कार्य है वो सही दिशा में जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वह अधिगम जो व्यवहार के प्रभाव को परिणाम होता है वह क्या कहलाता है? अनुकूलित अनुबंधन, अनुक्रिया अनुबंधन, सकारात्मक अनुबंधन या क्रिया प्रसूत अनुबंधन। तो क्या कहलाएगा हमारा, वह व्यवहार क्या जो प्रभाव का परिणाम होता है, तो क्या कहलाएगा हमारा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहलाएगा। देखिए क्या ऊपर क्या दिया गया, वह अधिगम, अधिगम क्या होता है, सीखना, जिस व्यवहार का प्रभाव का परिणाम होता है, हम जैसा व्यवहार करेंगे उसका वैसा ही रिजल्ट निकलेगा। तो ये हमारा सिद्धांत किस में आता है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन में। और ये हर विद्यार्थी और शिक्षक के ऊपर लागू होता है। शिक्षक जैसा बच्चे को पुनर्बलन देगा, जैसा उसको उत्साहित करेगा वैसा ही बच्चा कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, स्किनर ने किस प्रकार के अनुबंधन पर बल दिया है? टाइप्स एस पर, टाइप्स SR पर या टाइप R पर या कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन पहले भी शायद आ चुका है। तो स्किनर ने किस प्रकार के अनुबंधन पर बल दिया है, तो आपका आंसर आप सभी को पता है, टाइप R के ऊपर उन्होंने बल दिया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, स्किनर के से ही रिलेटेड, निम्न में से कौन सा क्रिया प्रसूत व्यवहार नहीं है? हाथ पैर का चलाना, भोजन करना, कांटा लगने पर पैर हटाना, खड़े होकर इधर उधर चहलकदमी करना। तो राइट आंसर आप सभी को पता होगा, वो क्या होगा, ए, कांटा लगने पर पैर हटाना, यानी कांटा लग चुका है पैर हटाना, तो वो क्या होगा हमारा, क्रिया प्रसूत का व्यवहार नहीं है। क्रिया प्रसूत व्यवहार जो होते हैं वो क्या सिखाते हैं, किसी बार काम को बार बार करना हमें क्या सिखाता है, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत या व्यवहार सिखाता है। जैसे हाथ पैर चलाना भी आ सकता है, भोजन करना भी, या खड़े होकर इधर उधर चलना, ये टहलना, ये भी हमारा किस सिद्धांत के अंतर्गत आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, मनोवैज्ञानिक व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो स्किनर का है, वुडवर्थ का है, मैकडूगल का है या वॉटसन का है। तो आपको ओबियसली बात, हम स्किनर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मनोवैज्ञानिक व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, यह बात किसने की है? तो यह बात स्किनर ने की है।
तो व्यवहार व अनुभव से रिलेटेड कौन रहेंगे? स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अपने भाई को मारने के बाद एक बच्चे के खिलौने छीन लेना उसे फिर मारने से रोकने के लिए का एक उदाहरण है। सकारात्मक सजा, नकारात्मक सजा, अवलोकन सीखना या प्रतिरोधी कंडीशनिंग। तो आपको आंसर देखिए, अपने भाई को मारने के बाद एक बच्चे से खिलौना छीनना यानी मार पीट के करके अपनी चीज को प्राप्त करना, ये एक नकारात्मक सजा है। अगर हम किसी को प्यार से समझाकर वो चीज प्राप्त करते हैं तो वो कौन सी सजा रहेगी? सकारात्मक सजा रहेगी। ये कौन सी रहेगी? नकारात्मक सजा रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित असत्य कथन। असत्य बताना है आपने। प्राणी निष्क्रिय होता है, अनुक्रियाएं ऐच्छिक होती हैं, शास्त्रीय निर्माण में परिणाम महत्वपूर्ण होता है, एक सही अनुक्रिया के पश्चात पुनर्बलन की प्रत्याशा होती है। तो राइट आंसर हमारा क्या रहेगा? ए, प्राणी निष्क्रिय होता है और बाकी जो होती है क्रिया जो प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत उसमें सारी क्रियाएं होती हैं। किसी भी सिद्धांत में प्राणी निष्क्रिय नहीं हो सकता है, यह बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। हम कोई भी सिद्धांत होगा तो उसमें प्राणी हमेशा सक्रिय ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कर्मादेशित शिक्षा का जनक किसे माना गया है? IP पावलोव को, JB वॉटसन को, CL पतवार को या BF स्किनर को। तो राइट आंसर आपको पता होगा, कर्मादेशित शिक्षा का मतलब क्या होता है? कर्म के अनुसार शिक्षा ग्रहण करना। तो ये किसने दिया? BF स्किनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अंग्रेजी पाठ सीखने का गणित सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो तो उसे कहते हैं अनुकूलन अंतरण, प्रतिकूलन अंतरण, शून्य अंतरण, धनात्मक अंतरण। तो आप सभी को पता है ये शून्य अंतरण रहेगा। अगर हम अंग्रेजी पाठ पढ़ रहे हैं उसका गणित से कोई रिलेशन नहीं होता, अंग्रेजी का हिंदी से हो सकता है, मैथ का साइंस से हो सकता है, तो इसलिए कौन सा अंतरण रहेगा? शून्य अंतरण रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन व्यक्ति के किस व्यवहार को स्पष्ट करता है? मानसिक, ऐच्छिक, शारीरिक, सामाजिक। तो राइट आंसर आप सभी को पता है बी रहेगा, ऐच्छिक। कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन में व्यक्ति अपना जो व्यवहार रहेगा वो अब उसकी इच्छा के अनुसार रहेगा, किसी भी तरह का उसका कोई प्रभाव दूसरे का उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। हम सिर्फ उसको क्या कर सकते हैं? पुनर्बलन दे सकते हैं, यानी प्रोत्साहित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, अनुबंधन तथा अनुबंधित उद्दीपक एक साथ किस में दिए जाते हैं? सहकालिक अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन में, ऐच्छिक अनुबंधन में, या सभी। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो रहेगा कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन में, यानी राइट आंसर बी, अनुबंधन तथा अनुबंधित उद्दीपक एक साथ किस में दिए जाते हैं? क्रिया प्रसूत अनुबंधन में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है हमारा, सुदृढ़ीकरण के दो व्यापक प्रकार के कार्यक्रम हैं, निरंतर और रुक रुक कर, निहित और स्पष्ट, प्राथमिक और माध्यमिक, स्थिर और यादृच्छिक। तो क्या दे रखा है? सुदृढ़ीकरण के दो व्यापक हैं। सुदृढ़ीकरण का मतलब क्या होता है? कि हम पूर्ण रूप से किसी कार्य को करना। तो इसमें जो राइट ऑप्शन रहेगा आपका वो रहेगा बी, निहित और स्पष्ट, कि हम किसी भी कार्य को करें तो पूरी लगन से और पूरी स्पष्टता के साथ करें ताकि हमारे जो कार्य है वो समझ में आए और दूसरे के ऊपर इसका प्रभाव पड़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का, पियाजे का, स्किनर का, या कोहलर का? तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो सी रहेगा, स्किनर का। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य, यानी पहले का और बाद का जो सामंजस्य इसके अंदर बना रहता है, तो यह सिद्धांत किसका? स्किनर का। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है हमारा, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, कुसमायोजन का निराकरण करना, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो सी रहेगा, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना भी है और कुसमायोजन का निराकरण भी करना, कि हम समायोजन नहीं कर पा रहे हैं और किस प्रकार हमें सामंजस्य करना चाहिए, दोनों इसके अंदर निहित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में ले जाएंगे?
अति सक्रिय का मतलब होता है बहुत ज्यादा सक्रिय होने वाला बात बच्चा। उसे पहली पंक्ति में बिठाएंगे तथा उस पर कड़ी नजर रखेंगे। उसे कक्षा के कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे। मुझे चंपट आदि साफ करने का काम देंगे। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो होगा वो रहेगा सी। हम बच्चे को पहली पंक्ति में बिठाएंगे या उस पर कड़ी नजर रखेंगे ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि टीचर के लिए सभी बच्चे बराबर होते हैं। दूसरी बात, उसे कोने में भी नहीं बिठा सकते, इससे बच्चा डेमोरलाइज हो जाएगा। तीसरी बात आती है कि अगर बच्चे का काम पूरा हो चुका और उसे कोई काम नहीं, तो हम उसे चंपट आदि साफ करने का कार्य दे सकते हैं, ताकि वो उसके ऊपर कोई बुरा असर न पड़े और वो काम भी लगा रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है तो कौन सा है? तो ये प्याजे से रिलेटेड क्वेश्चन लिया गया है, तो आपको ये याद रखना है कि ये प्याजे के बारे में इसमें क्या दिया गया है। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है, तो अवस्था बतानी है। तो 4 अवस्था है, ये आपको याद रखनी है। प्याजे के अनुसार ये 4 अवस्थाएं दी गई है। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, या संवेदी प्रेरक अवस्था है, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। तो राइट आंसर हमारा डी रहेगा, मूर्त संवेद संक्रियात्मक अवस्था रहे, क्योंकि इसमें बच्चा क्या करता है, वस्तुओं व घटनाओं को समझकर चिंतन कर कर अपना कार्य प्रारंभ करता है। तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मन का मानचित्रण संबंधित है साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, बोध बढ़ाने की तकनीक से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, मन का चित्र बनाने से। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो रहेगा सी, मन का मानचित्रण संबंधित है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, यानी रिसर्च से, जो मन में क्या क्या क्रियाशीलता रहती है तो उसके ऊपर विचार करने से रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है हमारा, वह कौन सा कथन है जहां बच्चे का संज्ञात्मक विकास का सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय व कक्षा का पर्यावरण, खेल का मैदान, सभागार या घर। तो राइट आंसर आपका रहेगा ए, जहां बच्चे के संज्ञात्मक विकास का सबसे बेहतर तरीका परिभाषित होता है तो वह कौन सी जगह रहेगी बच्चे के लिए? वो रहेगी विद्यालय और कक्षा का इन्वायरमेंट, कि स्कूल कैसा, स्कूल का इन्वायरमेंट कैसा है और बच्चा कैसा है, और हमने उसको कक्षा का इन्वायरमेंट कैसा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह श्रेय किसको जाता है? तो पेवलाव को, प्याजे को, स्किनर को। तो राइट आंसर रहेगा हमारा बी, क्योंकि हम स्किनर के बाद अब किसके बारे में पढ़ रहे हैं? प्याजे के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि स्किनर और प्याजे दोनों से क्वेश्चन आते हैं और दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको याद रखना है ये बात है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह श्रेय किसका है? क्योंकि प्याजे ने 4 अवस्थाओं के बारे में बताया, जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बता दिया गया था। तो ये चीज़ किसने मानी है? तो राइट आंसर हमारा रहेगा बी, प्याजे ने ये चीज़ मानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्न में से किसने कहा कि शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है? क्रो एंड क्रो ने, जॉन डीवी ने, गैसेल ने, या स्ट्रेंग ने। तो राइट आंसर आप देखो, अब ये स्ट्रेंग से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो डी रहेगा, स्ट्रेंग, कि शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता। आप सभी को पता होगा, बहुत सारी जैसा बच्चे को हम एनवायरनमेंट देंगे बच्चा वैसा ही सीखेगा और वैसा ही धारण करेगा और वैसा ही वो अपना लाइफ में उन चीज़ों का यूज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यह विचार किससे संबंधित है? निरंतरता के सिद्धांत से, अतः संबंध के सिद्धांत से, अंतःक्रिया के सिद्धांत से, या एकीकरण के सिद्धांत से। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो ए रहेगा, निरंतरता के सिद्धांत से विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया यह विचार से संबंधित है, क्योंकि निरंतरता क्या होती है? लगातार चलना, और ये कभी मनुष्य जब से जन्म लेता है जब मृत्यु होते तब तक चलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समन्वयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? प्रौढ़ावस्था के, किशोरावस्था के, बाल्यावस्था के, पूर्व बाल्यावस्था के। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो बी रहेगा, किशोरावस्था में,
कि किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। समवयस्क का मतलब क्या होता है, समान आयु वाला जो बच्चे होते हैं उनका एक समूह है, तो किशोर अवस्था में ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। एरिक्सन द्वारा, प्याजे द्वारा, स्किनर द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है, अभी बताया गया था। तो राइट आंसर बी रहेगा, प्याजे ने बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं की पहचान की है। जो बच्चे की 4 अवस्थाएं हैं वो पहले ही आपको बता दी गई थी कि कौन कौन सी प्याजे के अनुसार 4 बौद्धिक विकास की अवस्थाएं मानी है प्याजे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है। संवेदन प्रणोद अवस्था, मूर्त क्रियात्मक अवस्था, पूर्ण क्रियात्मक अवस्था, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। तो राइट आंसर आप सभी को भी पता होगा, जिसमें बच्चा वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है, तो वो कौन सी होती है, मूर्त क्रियात्मक अवस्था कही गई है। 4 अवस्था फिर दोबारा से आ गई हैं जो प्याजे के द्वारा बौद्धिक स्तर की अवस्थाएं बताई गई हैं, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा, यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। तो राइट आंसर देखिए, वैसे तो ऑप्शन सारे के सारे सही हैं, लेकिन बी सबसे राइट आंसर रहेगा। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है, क्योंकि एक तो यह सहयोग की भावना कि बच्चे आपस में खेलेंगे तो उनमें कौन सी भावना बढ़ेगी, सहयोग की भावना बढ़ेगी। और दूसरी बात आती है शारीरिक संतुलन उनका विकास करेगा, यानी शारीरिक रूप से वो क्या रहेंगे, फिट रहेंगे। तो हमारा राइट ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का या औपचारिक शिक्षा का। देखिए हमारी अलग अलग तरह की शिक्षा होती हैं, तो परिवार एक साधन है, तो ये हमारी कौन सी शिक्षा का साधन रहेगा, अनौपचारिक शिक्षा का। औपचारिक शिक्षा वो होती है जो जिसका टाइम बंधा हुआ होता है, जैसे हम स्कूल में जाते हैं 8 से ये 2 बजे तक, तो वो क्या हमारी जिसमें एक हर चीज़ के नियम होते हैं, तो वो औपचारिक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होना परिवार में, ये कौन सी शिक्षा है, अनौपचारिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों का विकसित कर सकता है महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर, आदर्श रूप से बर्ताव कर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर। देखिए एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों का विकसित कर सकता है। सामाजिक मूल्य विकसित करने हैं किसमें, विद्यार्थी के अंदर। तो ये कैसे संभव हो सकता है, तो ये बात आपसे पूछी गई है। तो महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर बात ये भी सही है, उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर ये भी सही है, आदर्श रूप से बर्ताव कर यह भी बात सही है, अनुशासन की अनुभूति का विकसित कर। देखिए चारों की चारों बातें सामाजिक मूल्य से सही हैं, लेकिन हमने सबसे ऊपर वाली बात बतानी है। तो सबसे ऊपर कौन सी सब पॉइंट रहेगा, तो आदर्श रूप से बर्ताव कर, यानी हम समाज में जैसे जिस तरीके से रहेंगे तो उस हर तरीके में हमारा रूप जो हो आदर्श रूप से बर्ताव कर ये सारी बातें इसके अंदर आती हैं। महान व्यक्ति की भी अच्छी कहानियां वाली भी और अनुशासन भी। इसलिए इस एक जो सी ऑप्शन है इसके अंदर सारे ऑप्शन निहित हैं, तो राइट आंसर हमारा सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप से सबसे अच्छा माना जाता है। बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है। बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। देखिए बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता, सांप्रतिक दृष्टिकोण की सबका मानना क्या है कि बच्चे तरीके से बच्चे वयस्कों के बराबर है, ये भी गलत है। बच्चों को युवा, ये भी गलत है। बच्चों की आधारित रूप से प्रतीक्षा, ये भी गलत है। लेकिन जो राइट ऑप्शन डी रहेगा, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। सुनिर्मित पाठों में, अभ्यास पुस्तिकाओं में, नियोजित निर्देश में या स्वतंत्र अध्ययन में। देखिए असंगठित बोला
कि असंगठित, जिस घर में किसी तरह का कोई संगठन न, सब अपनी मनमानी करते हो, तो उस घर से आने वाला बच्चा जो होगा, क्या दिया है, स्वतंत्र अध्ययन में क्या करेगा, अधिक कठिनाई अनुभव करेगा। क्योंकि अगर हम बाकी जो 3 तरीके हैं इनसे पढ़ाएंगे तो वो जल्दी सीख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, चरित्र का विकास होता है इच्छा शक्ति द्वारा, नैतिकता द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, ये सभी। तो आप देखिए, चरित्र एक ऐसा शब्द है जिसमें ये सारी बातें निहित है, जिसमें इच्छा शक्ति भी आती है, लेकिन हम अपनी इच्छा से कोई कार्य करेंगे तो वो कार्य नैतिक होना चाहिए, हमारा जो बर्ताव है, व्यवहार है, बिल्कुल सही रूप से समाज के अंदर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर निहित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए, शासनात्मक होना चाहिए, निदेशात्मक होना चाहिए, आदर्शवादी होना चाहिए, शिक्षाप्रद होना चाहिए। वैसे तो देखें तो आपको देखने से लगता है शिक्षाप्रद होना चाहिए, लेकिन शिक्षक हमारा आदर्शवादी होना चाहिए। अगर शिक्षक का आदर्श यानी रूप सही होगा, वो जैसा करेगा बच्चे वैसा ही सीखेंगे, जैसे उसकी समाज में छवि होगी तो बच्चे के ऊपर भी उसका ऐसा ही प्रभाव पड़ेगा। तो एक शिक्षक का बर्ताव क्या होना चाहिए, आदर्शवादी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, बालिका शिक्षा का महत्व देना उचित है, कारण है, बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती हैं, अतीत में बालिकाओं के बुरी तरह से विभेदन किया जाता था, किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ हैं, बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक हैं। देखिए, ऑप्शन तो वैसे दिए गए हैं बालकों के बारे में भी और बालिकाओं के बारे में, लेकिन हमने सही जो ऑप्शन है उसको चूज करना है। तो देखिए, सबसे सही ऑप्शन कौन सा होगा। पहला ऑप्शन हम पढ़ते हैं तो क्या दिया गया है, जैसे पहला ऑप्शन दिया गया हमारा, बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती हैं। ये बात सत्य नहीं, आप सभी को पता है, बच्चा जो जैसे लगन से पढ़ेगा वैसा ही उसके अंदर बुद्धि आएगी। नेक्स्ट है, अतीत में बालिकाओं के बुरे तरह से विभेदन किया जाता था। ये बात सत्य है, लेकिन इसका भी ऐसा कुछ नहीं है कि बालिका की शिक्षा को महत्ता देनी चाहिए, वो अतीत की बातें थी, अब की नहीं। तीसरा ऑप्शन दिया, किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ हैं। ये बात सही है, क्योंकि जो भी सामाजिक परिवर्तन करता है वो महिलाओं से उसकी शुरुआत होती है। राइट ऑप्शन हमारा सी रहेगा, 4 भी हमारा गलत रहेगा, क्योंकि इसमें बताया गया है बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक। बात सही है, लेकिन शिक्षा के महत्ता के बारे में बताया, शिक्षा के महत्ता के बारे में बताना है कि बालिकाओं को किस तरीके से शिक्षण में महान बनाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। देखिए, क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, लेकिन दूसरी तरह से पूछा गया था, बात वही थी। तो किशोर अवस्था में, वयस्क अवस्था में, प्राक बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था में। तो राइट आंसर आपको पता ए रहेगा, किशोर अवस्था में समकक्षी वर्ग से सक्रिय सदस्य बनते हैं बच्चे आपस में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, और तूफानी अवस्था कही जाती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक सामान्य 12 वर्ष उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी, अब यहाँ से उसकी रुचियों की सीमित करना, वयस्कों को खुश रखने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति। तो राइट आंसर आप देखिए क्या बताए, सामान्य 12 वर्ष उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना क्या संभव है। पहला ऑप्शन दिया, कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, ये भी गलत है। समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी, यानी जो समान कक्षा में बच्चे हैं, यानी दो दोस्त हैं, उनसे मिलने के लिए क्या होती है, बच्चे के अंदर बेचैनी है। तो राइट ऑप्शन आपको पता है बी रहेगा। थर्ड है अभी, और यहाँ में उसकी रुचियों में सीमित करना, ये कोई ऑप्शन नहीं है, कोई देखने से भी गलत लग रहा है। फोर्थ ऑप्शन क्या दिया, वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति। क्या मतलब होता है, एक 12 साल का बच्चा क्यों खुश करेगा वयस्कों को। तो 12 साल का बच्चा अपने बारे में और अपने फ्रेंड के बारे में सोचेगा, उसे किस तरीके से मिलना, और बाकी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है, क्योंकि यह बुनियादी स्तर क्या होता है, बेसिक शिक्षा, कि किस तरीके से बेसिक शिक्षा जो मातृभाषा में देनी चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है बच्चा का जैसा इन्वायरमेंट बचपन से मिला है, बच्चा उसी भाषा में जल्दी सीखेगा। तो ऑप्शन ए दिया गया है, बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा, बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, अधिगम को सरल बनाएगा। तो आपको दिखाई दे रहा होगा, राइट ऑप्शन हमारा बी रहेगा, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा, क्योंकि जैसा वातावरण उसको बचपन से
मिला है तो वैसा ही वो प्राकृतिक वातावरण में जल्दी सीखेगा, जल्दी ग्रो करेगा। ये राइट ऑप्शन हमारा बी रहेगा। बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, ये बात ठीक है, लेकिन बच्चे में बौद्धिक विकास बचपन में जैसा उसको इन्वायरमेंट मिलेगा वैसे ही उसकी बुद्धि विकास करेगी। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया, अधिगम को सरल बनाएगा। अधिगम का क्या होता है, सीखना। कि ये बात भी सही है कि हम बुनियादी अगर स्तर पर जो मातृभाषा में शिक्षा देते हैं तो उसका सीखना सरल बना देगा, ये बात सही है। लेकिन सबसे ऊपर जो ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा हमारा बी, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, ये बात ठीक है। एक सुवक्ता होना, ये भी बात सही है। विद्यार्थियों की कठिनाई को दूर करना, ये बात भी सही है। कक्षा में समयानुवर्ती होना, ये बात भी सही। लेकिन हमने ये देखना है कि सबसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों, क्योंकि बच्चा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कक्षा में अनुशासन बनाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं, क्योंकि जब तक बच्चे को समझ में नहीं आएगा हम कितना ही कुछ कर लें, तब तक हम कक्षा में अनुशासन बनाए तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं क्लास में बैठने का। मेन बात होती है बच्चे की समझ में आना चाहिए। विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना सबसे राइट ऑप्शन रहेगा। कक्षा में अगर बच्चे की कठिनाई दूर हो जाएगी, उसका सॉल्यूशन हो जाएगा, तो वो अपने आप ही अनुशासन में रहेगा। और टीचर उसकी कठिनाई दूर कर देगा, वो तो टीचर की बात उसको समझ में आएगी, तो टीचर अपने आप ही एक सुवक्ता होगा। कक्षा में समयानुवर्ती होना, अगर बच्चे की समस्या दूर हो रही है तो वो अपने आप ही समय की कदर करेगा और अपना हर कार्य जो है समय के ऊपर पूरा करेगा। तो इसलिए विद्यार्थियों की कठिनाई को दूर करना सबसे जो ऑप्शन को प्रायोरिटी दी जाएगी एक शिक्षक के नज़रिए से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता तो आप क्या करेंगे। उसे डांटेंगे, उसकी उपेक्षा करेंगे, परीक्षा में अंक कम देंगे, या इनमें से कोई नहीं। देखिए आप ऊपर देखिए ऑप्शन क्या, उसे डांटेंगे, ये कोई राइट ऑप्शन नहीं है। डांटने से कोई नहीं हमारी इज्जत करेगा। दूसरी उसकी उपेक्षा करेंगे, उपेक्षा करना क्या होता है, अगर हम किसी की उपेक्षा करेंगे तो वैसे भी हमारे को इज्जत नहीं दे रहा और भी नहीं होगा। परीक्षा में कम अंक देंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। इसके लिए हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा कि बच्चे को हम क्या है साथी बनकर, यानी उसकी प्रॉब्लम को समझकर हम उसका कार्य करेंगे तो वो हमारे को क्या देगा, सम्मान देगा। तो इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ये ऑप्शन आए तो राइट ऑप्शन ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। उत्तरदायित्व की अनुभूति, आज्ञाकारिता, सहभागिता या ईमानदारी। तो राइट ऑप्शन आप देखिए, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है, अपने उत्तरदायित्व की अनुभूति होना। अगर उसका उत्तरदायित्व अपने आप संभल गया तो वो आज्ञाकारी भी बनेगा। टीचर जो कार्य करवाएगा उसमें अपना भागीदारी भी देगा और उस कार्य को ईमानदारी से भी करेगा। इसलिए बच्चे को अपने उत्तरदायित्व यानी अपनी ड्यूटी, जो उसकी ड्यूटी होती है, जो उसकी जिम्मेदारी होता है, उसका अनुभव होना चाहिए कि वो स्कूल में क्यों आया है, किस वजह से आया है और क्या करने आया है। अगर उसको इस तरीके से समझाया जाए, उसको अपनी कार्य का जो रिजल्ट है उसका पता हो, तो वो सारे कार्य अपने आज्ञाकारिता से भी करेगा, उसमें हर तरह से पार्टिसिपेट भी करेगा और हर कार्य को पूर्ण रूप से ईमानदारी से पूर्ण करेगा। तो एक विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता रहेगी वो राइट ऑप्शन ए रहेगा, उत्तरदायित्व की अनुभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थी को तैयार करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना। तो देखिए हमारा काम क्या, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। आप देखिए, क्या बच्चे ज़्यादा कमाए, या जिस समाज में वो रह रहा है तो उस समाज में उसका व्यवहारिक जीवन कैसे है, तो क्या शिक्षा का उद्देश्य है। देखने में सारे ऑप्शन सही हैं, लेकिन हमने प्रायोरिटी कौन से ऑप्शन को देना है। विद्यार्थी में व्यवसायिक कुशलता का विकास करना, ये सही है। जिंदगी जीने के लिए पैसा चाहिए तो बच्चे को व्यवसायिक कुशलता होनी चाहिए, सही है। लेकिन अगर बच्चे में संस्कार ही नहीं होंगे तो वो क्या करेगा, समाज उसको इज्जत देगा, उसके पैसे को इज्जत देगा, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थी को तैयार करना। तो राइट ऑप्शन हमारा आपको दिखाई देगा बी है, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थी को तैयार करना। क्योंकि ये जब कब संभव हो सकता है, जब बच्चे के अंदर संस्कार हों और वो अपने व्यवहारिक जीवन को सही रूप से जिए, समाज में हर रिश्ते को अच्छी तरीके से निभाए। अगर बच्चे को इस तरीके से पता चल जाए कि हमारे जो रिश्ते हैं वो
कि देखिए से सबसे ऊपरी है, जो समाज है सबसे ऊपरी है, व्यवसाय उसका बाद में आता है, पैसा उसका बाद में आता है। विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, ये भी शिक्षा का उद्देश्य है, लेकिन मेन उद्देश्य क्या होगा कि वो किस तरीके से समाज में तैयार हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका देख क्या दे रखे है आपका, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना। अगर बच्चे में व्यवहारिक ज्ञान है, उसको समाज के में रहने की पहचान है, किस तरीके से समाज में रहना चाहिए, किस तरीके से समाज के साथ व्यवहार करना चाहिए, अच्छा जीवन कैसे बताना चाहिए और एक अच्छा नागरिक किस तरीके से बनना है, तो ये अगर उसको चीज़ आ जाती है तो ये सामाजिक जागरूकता का विकास ऑटोमेटिकली है। तो हमारी जो मेन शिक्षा का उद्देश्य है, तो आपको पता चल गया होगा कि शिक्षा का उद्देश्य क्या बनाया गया है कि एक बंदे को किस तरीके से हम सामाजिक रूप से परिपूर्ण बना सके, एक अच्छा इंसान कैसे बना सके, एक समाज को एक अच्छा इंसान कैसे दे सके। उसकी जॉब कोई भी हो, चाहे वो टीचर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, कुछ भी है, लेकिन समाज में उसका क्या योगदान है, यही मेन उद्देश्य किसका होता है, शिक्षा का होता है। थैंक यू व्यूअर्स, ये आज के हमारे कुछ क्वेश्चन थे। अगर आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है तो प्लीज़ जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम ऐसी ही जो मोटिवेशनल वीडियो है आपके लिए लेकर आते रहें। मिलते रहेंगे आपको ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।